स्टडी हैकर फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे ट्यूरिंग टेस्ट। पार्ट 1 हमने इमिशन गेम का डिस्क्राइब किया, पार्ट 2 हमने डिस्कस किया। आज करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट। इसमें क्या हुआ, अब तक हमने पढ़ा कि इमिशन गेम पार्ट 1 में कौन से एक्टर्स थे, उनके साथ कौन से क्वेश्चनिंग की गई। सेकेंड फेज में हमने ये पढ़ा कि सेकेंड पार्ट क्या था इमिशन गेम का और उसके अंदर कौन से क्वेश्चनिंग की गई, कौन कौन से एक्टर उसमें शामिल थे। फिर हमने ये भी देखा था लास्ट वीडियो में कि रिजल्ट क्या निकल कर आया सेकंड पार्ट का। इंटेरोगेटर जो थे वो कंफ्यूज हो गए, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए कि कौन ह्यूमन है और कौन कंप्यूटर मशीन है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम कंप्यूटर मशीन को भी एज अ इंटेलिजेंस, एज अ ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ही यूज कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्यूटर मशीन्स भी क्या है, इंटेलिजेंट है। तो अब आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बचे हुए पॉइंट्स को। He also proposed that by the years 2000, a computer would be able to play the emission game. अब आप ये सपोज कर सकते हो कि 2000 साल पहले से ही अगर कंप्यूटर ऐसा दिमाग वाला, इंटेलिजेंस वाला गेम खेल सकता है, तो आज के जनरेशन में जो एआई की जनरेशन है, एआई का एक स्टेज बन चुका है, उसमें एआई कैसा परफॉर्म कर सकता है, क्या क्या कर सकता है एआई, है ना। इतना तो हम सपोज कर ही सकते हैं। और आजकल जो भी हम एआई के टूल यूज कर रहे हैं उससे हम देख भी पा रहे हैं कि एआई जो है हमारे काम को कितना आसान बना देता है। जो काम अभी हमें आसान लग रहा है, इससे ये भी तो हो सकता है फ्यूचर में कि डिप्लॉयमेंट्स हो जाए, ठीक है, जॉब्स ना रहे, तब क्या हो, तब ह्यूमंस की प्लेस पर रोबोट्स काम करेंगे, है ना। होगा ये सब बात है। अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि अगर अभी हम जो एआई के टूल्स यूज करते हैं उसके अंदर इतना ज्यादा वेरिएशन आ चुका है। हमने 2000 साल पहले के एक गेम को डिस्कस किया, इमिशन गेम को, जिसको ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और वो एलन ट्यूरिंग ने ऑर्गेनाइज करवाया। ठीक है, तो 2000 साल पहले अगर एक कंप्यूटर इतना माइंडफुल गेम खेल सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर उसने गलत दे दिए ह्यूमन की तरह और लास्ट क्वेश्चन उसने सही दे दिया, तो सपोज करो कि वो एक गेम तो खेल ही रहा था क्वेश्चन आंसर की, अपने माइंड में वो कितनी गेम खेल रहा था उस टाइम। उसको क्या किसी ने ये कहा था कि आपको 2 आंसर गलत देने हैं, एक आंसर सही देना है? किसी ने नहीं कहा, वो कंप्यूटर सिस्टम ने खुद किया, तो वो इंटेलिजेंट है। सो when an interrogator will not more than the 70% of making the right identifications after 5 minutes of questioning. अब ये कहना चाहते हैं कि जो इंटेरोगेटर थे उन्होंने 5 मिनट तक क्वेश्चनिंग की, क्वेश्चन आंसर पूछे ह्यूमन से भी और कंप्यूटर से, बट 5 मिनट की क्वेश्चनिंग के बाद भी 70% तक भी नहीं पहुंच पाए वो ये बताने में कि कौन सा आंसर किसका। ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए 70% भी कि कौन सा आंसर कौन दे रहा है, कंप्यूटर मशीन का कौन सा आंसर है और ह्यूमन का आंसर कौन सा है। बट अब क्या हुआ, बट इन द ईयर 1980, अब 1950 की हम गेम देख रहे थे अभी तक, एलन ट्यूरिंग ने जब ऑर्गेनाइज की थी। अब हम देखेंगे 1980 की एक गेम जिसको मिस्टर जॉन सीरीज ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसको हम चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं। दे आर्ग्यू विद द ट्यूरिंग टेस्ट अबाउट कैन बी यूज्ड फॉर द डिटरमाइन। वहां पर क्या किया गया, 1980 में चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट, जिस आर्ग्यूमेंट का नाम रखा गया, और किसने ऑर्गेनाइज करवाया, जॉन सीरीज ने। क्यों करवाया, पर्पस क्या था इसको ऑर्गेनाइज करवाने का? पर्पस ये था कि जो भी ट्यूरिंग टेस्ट में रिजल्ट निकल कर आया इंटेरोगेटर के अकॉर्डिंग, कि हम मशीन को भी कंसीडर कर सकते हैं एज अ इंटेलिजेंट, एज अ ह्यूमन, कि वो ह्यूमन की तरह ही इंटेलिजेंट है। तो इसी क्वेश्चन पर उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट की। अभी भी ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक अभी भी अपनी सेम सिचुएशन पे रहा कि क्या ऐसा सच में है, इंटेलिजेंट होते हैं मशीन्स, वेदर और नॉट मशीन इज कंसीडर टू बी इंटेलिजेंट लाइक द ह्यूमन। हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एक मशीन को कंसीडर कि वो भी इंटेलिजेंट है। मतलब अगर हम ये क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि क्या हमें ये बोलना चाहिए कि मशीन इंटेलिजेंट है या ये बोलना चाहिए कि मशीन इंटेलिजेंट नहीं है, इसके ऊपर एक आर्ग्यूमेंट की जाएगी। उस आर्ग्यूमेंट का नाम रखा गया चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि आर्ग्यू दैट एन मशीन लाइक द एलिजा पैरी could easily pass the ट्यूरिंग टेस्ट। अब जो ये एलिजा और पैरी है, ये दोनों ही एक एआई से बनी हुई एप्लीकेशंस है, एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं। ठीक है, क्या है ये, एक्सपर्ट सिस्टम्स है, एलिजा एंड पैरी। अब यहाँ पर जो मशीन्स है एलिजा एंड पैरी, उसके साथ जो आर्ग्यूमेंट की गई उसने उसको पास कर लिया। एलिजा और पैरी ने आर्ग्यूमेंट को क्लियर कर लिया और जीत गए ट्यूरिंग टेस्ट में। इजिली उसने ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लिया। ट्यूरिंग टेस्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक इंटेरोगेटर क्वेश्चन कर रहा है मशीन से और मशीन उसको इंटेलिजेंटली पास कर रही है।
सिंपली बाय मैनिपुलेटिंग द सिंबल्स विच दे हैड नो अंडरस्टैंडिंग। बस सिंपल सा उनको एक सिंबल दिया गया, उस सिंबल को उन्होंने चेंज करना था। एक टाइम पे एक सिंबल का जो मीनिंग था, जैसे सिंबल चेंज होगा मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, तो उनको मीनिंग वो चेंज करना था बस। तो वो इजिली जो है जीत गए बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के, क्योंकि उन्हें बताया भी नहीं गया था कि इसके अंदर करना क्या है। Without understanding, they could not be described as the thinking in the same sense people ask। जैसे कि ह्यूमन है, अगर उसको कोई इक्वेशन सोल्व करने दी जाए मैथ्स की, उसको मैथ्स आता नहीं है, ठीक है, फिर भी वो ट्राई कर रहा है उसको सोल्व करने का, तो उस टाइम पर उस पर्सन के साथ जो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, सेम वही सिचुएशन इन मशीन्स के साथ भी क्रिएट हुई। ठीक है, जैसे कि एक पर्सन है, वो जितना ज्यादा कंफ्यूज होगा, उसको कुछ नहीं पता, जब मैथ ही नहीं आता तो मैथ की इक्वेशन कैसे सोल्व कर सकता है, कुछ पॉज करो। ऐसे ही जैसे कि एलिसा एंड पैरिक मशीन्स जो है, इनको इक्वेशन दी गई, इनको सोल्व करने नहीं आती, क्यों? क्योंकि इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट ये ट्राई कर रहे हैं सोल्व करने का। तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे एक ह्यूमन पर्सन इंटेलिजेंटली सोच सकता है, वैसे ही एक मशीन भी इंटेलिजेंटली सोच सकती है। जैसे कि ह्यूमन पर्सन वो इंटेलिजेंटली सोच सकता है, वैसे ही मशीन्स भी इंटेलिजेंटली सोच सकती है। Alan Turing purpose a simple method of determining whether a machine can demonstrate human intelligence if the machine engages in a controversial conversation with the human about how the process did it be demonstrated by machine। अब जो ट्यूरिंग टेस्ट के दौरान में क्या किया गया, एलन ट्यूरिंग जो है, उन्होंने बाकी सबसे भी डिस्कस किया कि अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि मशीन्स को हम इंटेलिजेंट बना दें, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो जाए मशीन, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे इसको हम डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग सोचा गया, अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन थिंक ऑफ प्रॉपर रिस्पॉन्स फॉर द ह्यूमन। ठीक है, जैसे एक ह्यूमन किसी भी चीज का, किसी भी बात का या किसी भी क्वेश्चन का प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सकता है, वैसे ही मशीन भी दे सकती है। ये सब ट्यूरिंग टेस्ट के बाद की बातें हैं कि जब ट्यूरिंग टेस्ट कंडक्ट हो गया, इंटेरोगेटर ने तो बोल दिया कि कंप्यूटर मशीन्स भी क्या है, उनको कंसीडर किया जा सकता है इंटेलिजेंट एज ए ह्यूमन। उसके बाद ये सब हो रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट बनाएगी, आर्ग्यूमेंट के बाद ये देखा गया कि मशीन बोल सकती है, नहीं बोल सकती है, इस पर बहस हुई। आर्ग्यूमेंट का वैसे होता है बहस होना। अब कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो थिंक कर सकता है ह्यूमन की तरह, और उसको रिस्पॉन्स भी कर सकता है। दिस टेस्ट मैचेस द कन्वेंशनल डेटा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा थ्रू ऑल्सो एल्गोस एंड बैक रिस्पॉन्स टू द ह्यूमन। मतलब वही वापस से हम यहाँ पर एक्सपर्ट सिस्टम की तरह बोल सकते हैं कि कुछ एक्सपर्ट सिस्टम क्या होते हैं, जो किसी ना किसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, और वो करते क्या है, कैसे एक्सपर्ट बनते हैं, क्योंकि उनके पास एक नॉलेज बेस होता है। जैसे किसी ने उनको कुछ इनपुट दिया, उन्होंने रॉन्ग आंसर दे दिया, प्रोसेसिंग के बाद रॉन्ग आंसर दे दिया, तो उस आंसर को वापस से अपने नॉलेज बेस में फीड करेंगे कि ये आंसर इस इक्वेशन के लिए गलत है। ठीक है, अगर बाय चांस मान लो इफ एल्स वाली कंडीशन उसने आंसर सही दे दिया, तब भी वो उसको अपने नॉलेज बेस में ऐड करेगा कि ये आंसर सही है, नेक्स्ट टाइम जब भी कभी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, मुझे यही आंसर करना है। ठीक, अब यहाँ पर एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है इवैल्यूएटिंग द मशीन इंटेलिजेंस। हम ये इवैल्यूएट कर पाए इस ट्यूरिंग टेस्ट की वजह से, हम ये इवैल्यूएट कर पाए, ये सोच पाए, ये कैलकुलेट कर पाए कि मशीन जो है वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है और कितना हो सकता है। ठीक है, और दूसरी एडवांटेज क्या है इसकी? सेटिंग अ बेंचमार्क। हमने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि इतने हद तक, अभी हमें पता है कि इतने हद तक एआई जो है परफॉर्म कर सकता है, एक मशीन इंटेलिजेंट हो सकती है। इसके आगे क्या होगा, वहां पर एक अलग बेंचमार्क लग जाएगा। जैसे जैसे आगे इन्वेंशन होते गए और ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया एआई पर, एआई की फील्ड में और ज्यादा रिसर्चेस की गई, तो वैसे वैसे आगे बेंचमार्क जो है सेट कर दिए गए। इंस्पायरिंग रिसर्च। अब इससे क्या हुआ, थोड़ा इंस्पायर हो गए साइंटिस्ट वगैरह भी जो थे, उनको ये लगा कि हाँ, हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसको कुछ बेनिफिट होगा। अगर एआई में 2000 पहले जो भी हुआ, एआई कंप्यूटर्स ने जो प्रूव किया कि वो इंटेलिजेंट है, तो आगे जाके वो कितना ज्यादा, जितना ज्यादा वो आगे इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिसर्चेस करेंगे, वो परफॉर्म करके दिखाएगा। वो इंस्पायर हो गए कि हमें रिसर्चेस को जो है जारी रखना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, क्या पता आगे कुछ और मिल जाए। सिंपल टू एडमिनिस्ट्रेट, आसान इसको एडमिनिस्ट्रेट करना, अपने संभालना। डिसएडवांटेज क्या रही? लिमिटेड स्कोप। अभी तक हमें बहुत लिमिटेड डेटा मिला, बहुत लिमिटेड स्कोप मिला कि क्या अभी तक इतना ही है, बट रिसर्च जैसे जैसे आगे चलते गई, एआई जो है अपने पाँव को और जमाता गया। ह्यूमन बाइस। ह्यूमन बाइस का मीनिंग ये है, क्या पता ह्यूमन जो इंटेरोगेटर था वो ही बाइस हो। बाइसनेस, जो इक्वालिटी ना रख रहा हो, गेम के अंदर चीटिंग कर रहा है, जो जीत रहा है उसको हरा रहा है, जो हार रहा है उसको जिता रहा है, इस टाइप से बायसनेस है। नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रियल वर्ल्ड एआई। जो रियल वर्ल्ड में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होनी चाहिए, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए ट्यूरिंग टेस्ट के दौरान, तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी। तो फ्रेंड्स, ट्यूरिंग टेस्ट के जितने भी फेजेस थे, जितने भी पार्ट्स थे, जितने पॉइंट्स थे, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए।
अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।